डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब से हम हमारी क्लास 12th में कार्बनिक रसायन के अंदर 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, दूसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा चैप्टर है हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर और चौथा चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक रसायन हम पढ़ रहे हैं, अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत लोगों को कार्बनिक रसायन समझ में ही नहीं आती। समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि उनकी जो बेसिक नॉलेज है कार्बनिक रसायन की वह बेहद कमज़ोर है। यानी उन्होंने अपनी जो इमारत है वो कमज़ोर नींव पर खड़ी करी है, इसलिए इमारत ढह जाती है और वो रसायन विज्ञान के पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन आता है उसमें वो किसी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बेसिक चीज़ें जो 11th क्लास में बताई जाती हैं वो उन्हें नहीं मालूम। तो नया चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातों का रिवीजन करूंगा जो हमने क्लास 11th में पढ़ी हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने 11th में ध्यान नहीं दिया है। तो अगर आपने तब ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा यहाँ पर देख लें, तो आपके बात समझ में आ जाएगी। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत कठिन आपके लिए हो जाएगा। तो आप ध्यान दें और ध्यान लगा करके पढ़ें, वरना समझ में आपके नहीं आएगा। और एक बात का और ध्यान दें, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश में है। हिंदी में भी अगर किसी चीज़ का नाम लिखा जाता है तो वो इंग्लिश का ही ट्रांसलेशन है। आप समझ रहे हैं? अगर मीथेन है, मीथेन इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में भी वो मेथेन ही कहलाता है। उसके लिए हिंदी का कोई और दूसरा शब्द नहीं है। जैसे हमने पिछले उसमें चैप्टर में पढ़ा था विलियन के अंदर, ठीक है, इंग्लिश में कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंदी में उसका नाम फर्क है परासरण दाब, मगर कार्बनिक रसायन में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो है हिंदी में भी वही नाम उसका चलेगा। क्यों? क्योंकि सारे जो रूल्स और सारे जो नाम लिखने के जो तरीके हैं वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पर बने हैं। सारे रूल्स जो हैं, सारी चीज़ें जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पर है। तो इसलिए आपको इंग्लिश में वो सारे नाम याद करने पड़ेंगे। उनका हिंदी है ही नहीं, वही उनकी हिंदी है। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वे शाखा है जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों को पढ़ा जाता है। अब आप कहोगे साहब कार्बन और उसके यौगिकों को पढ़ने के लिए अलग क्यों है? इतने सारे जो है तत्व मौजूद हैं आवर्त सारणी में, उन सबको अलग अलग क्यों नहीं पढ़ते? भाई सबको अलग अलग इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो करोड़ों की संख्या में यौगिक बनाता है। इसीलिए उसको पढ़ने के लिए रसायन विज्ञान में एक सेपरेट ब्रांच की आवश्यकता पड़ी जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। इसमें हम केवल क्या पढ़ते हैं? कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो कार्बन, तो हमें मालूम होना चाहिए जिसके बारे में पढ़ते हैं वो है कौन और आवर्त सारणी में कहाँ है। सबसे पहले हम कार्बन को देखें। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो यही आएगी 1s2 2s2 2p2। कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं, मैं आपको 11 में पहले ही बता चुका हूं कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है। और हर एक तत्व क्या कहता है? हर एक तत्व जो है वो अष्टक नियम हमने पढ़ा था। अष्टक नियम बताता है कि हर एक तत्व जो है वो ये चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो जाए और वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए। इसलिए कार्बन भी चाहता है कि उसके बाहरी कक्ष में क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अभी उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन करने के लिए किसी से ना ले सकता ना किसी को दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो हमने सब क्लास 11 में पढ़ रखा, उसकी डिटेलिंग हम यहाँ नहीं करेंगे। बात आती है हमारी कि कार्बन के पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि वे अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर ले? साझा कर ले दूसरे तत्वों के साथ या स्वयं के साथ। तो कार्बन के पास केवल एक ही विकल्प है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध बनता है। और हमने 11 में पढ़ा भी है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर कि 3 तरह के सहसंयोजी बंध होते हैं, एकल, द्वि एवं त्रि, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन के अंदर तीनों ही तरीके के सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। बात हम कर रहे थे कि कार्बन को हम सेपरेट क्यों पढ़ रहे हैं, कार्बन के यौगिकों को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि कार्बन के करोड़ों की संख्या में यौगिक मौजूद हैं। क्यों? एक तो उसकी संयोजकता बहुत हाई है, 4, यानी वो 4 अन्य तत्वों के साथ जुड़ सकता है। अलग अलग
4 कॉम्बिनेशन बना सकता है, खुद के साथ भी दूसरे के साथ भी। दूसरी कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है श्रृंखलन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कैटिनेशन। कार्बन की प्रकृति है कि वह स्वयं के साथ जुड़ता है, स्वयं के साथ जुड़ना, खुद के साथ जुड़ता है। ये देखें, चाहे वो चेन की फॉर्म में जुड़े, चाहे वो ब्रांच चेन की फॉर्म में जुड़े, चाहे वो रिंग की फॉर्म में जुड़े, तो कार्बन की ये एक विशेष प्रकृति है कि वो स्वयं के साथ जुड़ता है। कार्बन की इस विशेष प्रकृति को श्रृंखलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन बोलते हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से करोड़ों की संख्या में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन के अंदर सहसंयोजी बंध है। कार्बन की संयोजकता 4 है क्योंकि उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। साझेदारी से इलेक्ट्रॉन यौगिक बनाता है, इसीलिए सहसंयोजी बंध होते हैं इनके अंदर, और जिन यौगिकों में सहसंयोजी बंध होता है वे सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़नी होंगी, समझनी होंगी, याद करनी होंगी, अदरवाइज जो है हमसे कार्बनिक रसायन संभाले नहीं संभलेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको जो चीज़ बताई जा रही है उसका ज़रूर से ध्यान दें। और जैसे मैंने आपको बताया वो सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ट्रांसलेशन उनका हिंदी में भी वो ही है, तो बेहतर है कि आप इंग्लिश में ही उसको याद करें, क्योंकि लिखना भी आपको उसी में, क्योंकि जितने भी रूल्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है शब्द मूल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ड रूट। शब्द मूल क्या है? शब्द मूल किसी कार्बन के यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। हमारे सामने कार्बन का कोई यौगिक दिया हुआ है, अब उसके अंदर 2 भी कार्बन हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो कार्बन के यौगिक के अंदर कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो क्या है? वो शब्द मूल कहलाती है। तो जब तक हमको ये नहीं मालूम, हमारी आगे की केमिस्ट्री पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर हमारे कार्बनिक यौगिक के अंदर मात्र 1 कार्बन है तो उसके लिए शब्द मूल क्या लगाया जाता है? मैथ। अगर 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेट। यानी किसी कार्बनिक यौगिक में अगर इतनी संख्या में कार्बन है तो उनके लिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो किसी भी कार्बन चेन के अंदर उपस्थित कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? शब्द मूल कहलाती है। तो शब्द मूल क्या है? 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ एंड सो ऑन, जो मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कार्बन के लिए क्या शब्द मूल है, 2 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है। इसको सबसे पहला काम आप ये याद करें, अगर आपने याद नहीं कर रखा। वैसे क्योंकि आप 12th में पहुंचे हैं, 11th यानी आपने पास कर ली है, इसका मतलब आपको 11th की बातें मालूम होनी चाहिए, केवल आपकी भलाई के लिए कि मैं जो आपको चैप्टर शुरू करूंगा 1 आध दिन में, तो उसमें मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो आपकी बात समझ में आ जाए। इसीलिए मैं आपको 11th क्लास में कार्बनिक रसायन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोबारा से दोहरा रहा हूँ, वरना आपको दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्नक। प्राथमिक अनुलग्नक यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स अनुलग्नक कौन होता है? अनुलग्नक वह होता है जो किसी के नाम के कहाँ लगे? एंड में लगे। नाम के एंड में जो लगता है वो अनुलग्नक कहलाता है। इंग्लिश में उसको सफिक्स बोलते हैं। नाम के पहले जो लगता है उसको पूर्वलग्नक बोलते हैं, यानी प्रीफिक्स बोलते हैं। तो प्राथमिक अनुलग्नक, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन के अंदर सहसंयोजी बंध पाया जाता है, और कार्बन के अंदर तीनों तरीके के सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, एकल, द्वि एवं त्रि, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन के यौगिक के अंदर किस तरीके का बंध है उसके बारे में हमें कौन जानकारी देता है? प्राथमिक अनुलग्नक। प्राथमिक अनुलग्नक हमें किस बारे में बताता है? कार्बनिक यौगिक के अंदर मौजूद सहसंयोजी बंध के बारे में बताता है। ठीक है, तो सहसंयोजी बंध अगर है तो क्या प्राथमिक अनुलग्नक यूज किया
जाएगा। कार्बनिक यौगिक के अंदर किस तरीके का प्राथमिक अनुलग्नक है, अगर इस तरीके का सहसंयोजी बंध उसके अंदर पाया जाता है। मान लीजिए कार्बन के यौगिक के अंदर कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो प्राथमिक अनुलग्नक क्या हो जाएगा, एन। यदि कार्बन के यौगिक के अंदर कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड है, तो प्राथमिक अनुलग्नक हो जाएगा इन। यदि कार्बन के यौगिक में कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्राथमिक अनुलग्नक क्या हो जाएगा, आइन। तो इन, इन और आइन, ये प्राथमिक अनुलग्नक यूज किए जाएंगे कार्बन के यौगिक के अंदर। ये तीन ही हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर तीन ही तरीके के सहसंयोजी बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए एन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। हिंदी में भी ये एन, इन और आइन ही चलेंगे, ठीक है। अब भाई बात द्वितीयक अनुलग्नक की। द्वितीयक अनुलग्नक यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। द्वितीयक अनुलग्नक, अनुलग्नक भी वही जो नाम के आखिर में लगता है, मगर द्वितीय अनुलग्नक कौन है। द्वितीय अनुलग्नक यदि कार्बन की चेन के अंदर, अभी मैंने आपके सामने देखो थोड़ी देर पहले बोला था कि हम क्लास 12 के अंदर क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये कौन है, ये क्रियात्मक समूह है। यदि कार्बन की चेन में कौन मौजूद हो, क्रियात्मक समूह मौजूद हो, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, द्वितीयक अनुलग्नक। तो द्वितीयक अनुलग्नक हमें किसके बारे में बताता है, क्रियात्मक समूह के बारे में बताता है। क्रियात्मक समूह हमने 11 में पढ़ रखा है, क्या क्या है। यदि ये क्रियात्मक समूह है, तो ये द्वितीय अनुलग्नक यूज किए जाएंगे। तो हमें ये सारी बातें जो हैं ये पता होनी चाहिए। यदि क्रियात्मक समूह OH है, तो वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH क्रियात्मक समूह होता है, वे कहलाते हैं आपके एल्कोहल। क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। और अगर OH क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर है, तो द्वितीय अनुलग्नक यूज होगा, वो होगा ऑल। तो किस द्वितीय अनुलग्नक क्या यूज होगा, ऑल, OL। यदि CHO क्रियात्मक समूह है, तो जिन यौगिकों के अंदर CHO क्रियात्मक समूह होता है, वे क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड कहलाते हैं। यदि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, तो द्वितीय अनुलग्नक होगा अल, अल, AL, ठीक है। यदि कीटोन क्रियात्मक समूह है, यानी जिन यौगिकों के अंदर CO क्रियात्मक समूह होता है, वो क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। अगर कीटोन क्रियात्मक समूह है, तो द्वितीय अनुलग्नक हो गया है। अगर COOH क्रियात्मक समूह है, तो यौगिकों के अंदर CHO कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको क्या बताया, यही इंग्लिश के नाम है, इन्हीं का हिंदी में भी सेम ट्रांसलेशन है। तो अगर हम हिंदी में बात करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिन यौगिकों के अंदर COH क्रियात्मक समूह पाया जाता है, उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। और उनके लिए ओइक एसिड करके जो है, ये द्वितीय अनुलग्नक लगता है, या ओइक हिंदी में क्या हो जाएगा, अम्ल। बाकी सब कुछ जो है वो सेम टू सेम एज इट इज, जैसा इंग्लिश में है वैसे ही उसका हिंदी का ट्रांसलेशन होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने भी आपको बताया कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो क्रियात्मक समूह अगर उपस्थित है, तो हमें द्वितीय अनुलग्नक भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर ये क्रियात्मक समूह मौजूद है, तो द्वितीय अनुलग्नक ये हो जाएंगे। तो ये कीटोन के लिए मैंने आपके सामने द्वितीय अनुलग्नक लिखा है ONE। तो ONE का उच्चारण वन नहीं है, ONE का उच्चारण जो है वो ओन है, क्योंकि ये जो है ये कीटोन से लिया गया है, कीटोन, ओन, ओन यानी, इसलिए ये ओन है, इसका उच्चारण वन नहीं है, ठीक है। अब एक ध्यान रखने वाली बात, नोट, अगर ये क्रियात्मक समूह का अनुलग्नक यदि किससे शुरू होता हो, वोवल से। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, और आपको मैंने बताया भी, ये सारे जो है इंग्लिश की ही
उससे नाम इनकी नियम जो है वो बने हुए हैं। तो वॉवल्स कौन होते हैं? वॉवल्स आपको पता है A E I O U, इंग्लिश में आपने पढ़ रखा होगा। यदि क्रियात्मक समूह का द्वितीय अनुलग्नक वॉवल से शुरू होता है, तब हम प्राथमिक अनुलग्नक के आखिरी के ई को हटा देते हैं। तो आपने प्राथमिक अनुलग्नक क्या पढ़े थे? प्राथमिक अनुलग्नक पढ़े थे आपने इन और आइन, ये प्राथमिक अनुलग्नक में आपने पढ़े हैं। तो यदि अगर हमारा क्रियात्मक समूह किससे शुरू होता है? वॉवल से शुरू होता है, यानी इन अक्षरों से स्टार्ट होता है, तो हम क्या कर देते हैं? तो हम आखिरी का ई जो है वो हटा देते हैं और फिर उसमें जो है हम द्वितीय अनुलग्नक जोड़ देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर बारी आई पूर्व लग्नक। पूर्व लग्नक यानी प्रेफिक्स। बहुत सारे समूह ऐसे हैं जो क्रियात्मक समूह की श्रेणी में नहीं आते, तो वे समूह जो क्रियात्मक समूह की श्रेणी में नहीं आते वो क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्व लग्नक कहलाते हैं। तो पूर्व लग्नक में कौन है? जितने भी हमारे एल्किल समूह हैं, जितने भी हमारे एल्किल समूह हैं सारे के सारे क्या हैं? पूर्व लग्नक हैं। तो एल्किल समूह मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि एल्किल समूह क्या है। तो जितने भी हमारे एल्किल समूह हैं सारे पूर्व लग्नक हैं। जितने भी हमारे हेलोजेंस हैं वो सारे के सारे जो हैं हमारे पूर्व लग्नक की श्रेणी में आते हैं। पूर्व लग्नक यानी प्रीफिक्स जो नाम से पहले लगता है। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं तो कार्बनिक यौगिकों का नाम एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले जब भी हम कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम पूर्व लग्नक लिखेंगे यदि है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद लिखेंगे शब्दमूल, फिर उसके बाद लिखाएंगे हम प्राथमिक अनुलग्नक और फिर उसके बाद हम लगाएंगे द्वितीय अनुलग्नक। प्राथमिक अनुलग्नक और द्वितीय अनुलग्नक, इस ऑर्डर में किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखा जाता है। इसीलिए आपको ये सारी बातें मैंने आज रिवाइज कराई हैं ताकि जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ रखा है वो उसको ध्यान से समझ लें, ठीक है। और कोशिश करें उसको अच्छे से समझने की, क्योंकि तब जब तक हमको ये बातें नहीं पता तब तक हमारा चैप्टर पढ़ना बेकार है, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स।